Hello everyone, welcome back to the Vedant Education. This is chemistry class, 12th science and as usual we were having through electrochemistry. तो आज हम electrochemistry chapter का नया टॉपिक लेकर के आए हैं. Hopefully आप सभी लोग अच्छे होंगे. Be safe at home and होपफुली आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं, पिछला जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, जो भी चला है हमारा, उसको आप पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ लिया होगा, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जल्दी ही एक लाइव सेशन रखेंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलो तो आज हम नया एक सेल लेकर के आए हैं. इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने 3 टाइप के सेल्स पढ़े थे, जिसमें 2 एग्जाम्पल तो प्राइमरी सेल के थे, जिसके अंदर क्या थे एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल उसके अंदर हमने ड्राई सेल लैक्लांसे सेल पढ़ा था. दूसरा सेल जो है हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था, बटन सेल पढ़ा था. थर्ड सेल हमने उसमें क्या पढ़ा था, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी. तो 2 बटन सेल एंड लैक्लांसे ड्राई सेल वर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी एंड द lead storage battery is the example of secondary cell. Okay, so now we are having next example which is 4th example of the cells, and this cell is cadmium nickel storage battery and this is also a secondary cell. Okay, secondary cell is इसका मतलब charging discharging होंगी, and in the last you can see the discharging reaction in this direction and recharging reaction in this direction. इसका मतलब ये सेल भी क्या है, secondary cell है. डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा. ओके, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं. इस सेल का जो वर्किंग पीरियड है दैट इज गुड देन द योर लेड स्टोरेज बैटरी. देखो उसमें लेड क्या कर रहा था, डिपॉजिट हो रहा था सल्फेट की फॉर्म में, इसलिए हम उसको लेड स्टोरेज बोल रहे थे. यहाँ पे क्या हो रहा है, कैडमियम और निकल क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं इन दी वेरियस फॉर्म्स, इसलिए हम इसको कैडमियम निकल स्टोरेज बोलते हैं. और ये लेड स्टोरेज से ज़्यादा अच्छा सेल है इन द वर्किंग पीरियड सेंस. लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर ज़्यादातर क्या 99% हमें तो लेड स्टोरेज बैटरी देखने को मिलती है विच कंटेन्स दी H2SO4 एसिड्स. ये कहाँ पे होता है, इसका हमने तो कहीं नहीं देखा. यस, बेसिकली इसका जनरल लाइफ में कोई यूज़ नहीं हम देखने को मिलता है हमें. हालांकि अच्छा है लेकिन इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई, और उस कॉस्ट की वजह से ही हम इसको डेली लाइफ में देखते हैं नहीं है. ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या होता है. इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं और ये इसका कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है, बीच के अंदर जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, निकल का डाइऑक्साइड का. ये जो है ना, देखो कैथोड क्या है, ये वाली इसमें फिल्म्स हैं अलग अलग, बहुत सारी ये फिल्म्स हैं. और ये फिल्म्स में जो कैथोड है वो इनर फिल्म है जो किससे अटैच्ड है, इस बीच वाली रोड से अटैच्ड है. तो ये बीच वाला रोड जो है दैट इज़ द कैथोड. ठीक है ना, इसका ये अपर पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो ये जो कैथोड है उस ये रोड जो है ये कैथोडिक है, और ये किससे बना, निकल के डाइऑक्साइड से बना हुआ है. और एनोड क्या है, इसके आउटर पार्ट जो होते हैं, जैसे ये आउटर पार्ट है ना, ये सारा आउटर पार्ट है और ये इसका नेगेटिव वाला. मैंने इसका सेक्शन काट करके फिर दिखाया है, थोड़ा सा इसको 3D में इमेज करके देखने की कोशिश कीजिए. जो आउटर पार्ट है, ये आउटर फिल्म्स हैं, वो क्या है, इसके एनोड, और वो किसके बने हुए हैं, कैडमियम के बने हुए हैं. ठीक है. अच्छा, हमने बोला है कि हर एक सेल के अंदर क्या होता है, KOH. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है तो इसमें भी क्या इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है विच इज़ KOH इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है. बच्चों यहाँ पे आपको एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस जो पूछता है वो बेसिकली आपको रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछेगा या डायग्राम पे क्वेश्चन पूछेगा. ये सारी चीज़ों पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भैया इसका वोल्टेज कितना. भाई लास्टली होता है कि भाई पूछ ही लिया, बहुत ही कम चांसेज है, लेकिन वैसे पूछता नहीं है. बेसिकली आपको एनोड कैथोड रिएक्शंस, कंप्लीट सेल रिएक्शन और डायग्राम पे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं सेल्स में. सो डोंट वरी, थोड़ा सा आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा कि एनोड इसमें कैडमियम है, कैथोड निकल डाइऑक्साइड है, एंड द कैथोड इज इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट इज द एनोड. ओके, चलिए रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं. रिएक्शन पहले एनोड पे होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एनोड इज कैडमियम, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cd2+ बना लेगा. लेकिन हमें मालूम है कि KOH इलेक्ट्रोलाइट इसमें फील्ड है, दैट इलेक्ट्रोलाइट विल प्रोवाइड OH-, वो OH- प्रोवाइड करें तो कैडमियम एंड OH- विल बी हैविंग फॉर्मिंग CdO. ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इन द +2 स्टेट और यहाँ पे क्या है, 0 स्टेट में है. ओके, तो देखिए ऑक्सीडेशन हो गया है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है ना. ओके, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन लिबरेटेड आउट.
और कैथोड पे अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से चल के कैथोड पे पहुंचेंगे और वहां पे क्या है, निकेल का ट्राईहाइड्रोक्साइड। जो आपके पास निकेल ऑक्साइड है वो क्या कर लेता है, इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्राईहाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है निकेल। वो क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके डाईहाइड्रोक्साइड में। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, +3, देखो जरा 3 है ना, OH माइनस होता है तो 3 OH माइनस हो जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा निकेल। यहाँ पे 2 OH माइनस है तो ये क्या हो गया, +2। ऑक्सीडेशन इसका हो गया था, देखो 3 से 2 में रिड्यूस हो गई है तो रिडक्शन इसका हो गया है, ठीक है। एंड द OH माइनस आर बीन रिटेन्ड बैक, जो वापस से अगली रिएक्शन में काम आ जाएंगे। इसका मतलब KOH को आपको बार बार रिफिल नहीं करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर फिर तो KOH खत्म हो जाना चाहिए कि इस रिएक्शन ने कंज्यूम कर लिया है, इस रिएक्शन ने कंज्यूम कर लिया तो OH माइनस खत्म हो जाना चाहिए। नो, OH माइनस इज बीन रिटेन्ड इन द कैथोडिक रिएक्शन, जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें ये वापस से आ गया है, ठीक है। देखो कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या है, इसका लेफ्ट साइड कैडमियम OH माइनस, लेकिन इसके राइट साइड में भी OH माइनस है, हमने दोनों को ही नहीं लिखा, केवल कैडमियम लिखा है। इसके लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, निकेल ट्राईहाइड्रोक्साइड लिख दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके राइट में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब इसके राइट में है CdO H2O, इसके राइट में है निकेल के डाईहाइड्रोक्साइड। एंड दिस इज द वे हाउ टोटल कंप्लीट रिएक्शन कैन बी रिटन, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। और देखो इसमें डिस्चार्ज और रिचार्ज का आपको मैंने पहले भी समझा दिया है कि जब भी ये डिस्चार्ज होता है, कोई भी सेल जो सेकेंडरी सेल है, डिस्चार्ज अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और अगर रिचार्ज अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द सेल कैडमियम निकेल स्टोरेज बैटरी, ओके। नेक्स्ट चलिए 5th सेल, देखो इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। बच्चों देखो देयर आर मैनी cells which use fossil fuel। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बच्चों, पेट्रोलियम्स एटसेट्रा, है ना, which use fossil fuel to create electric energy by running machine, या चलो मैं टर्बाइन्स लिख देता हूं। पेट्रोलियम के साथ में क्या होते हैं, कोल्स भी तो होते हैं, है ना, कोल्स, ये भी तो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है। देखो बच्चों क्या होता है, अभी तक हमने ये जाना है कि जितने भी सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस आप देखते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कहीं पे तो कोयला जो होता है कोल, उसको यूज़ करते हैं, उसको बर्न अप करते हैं। कहीं थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कोयले से एनर्जी हीट जनरेट करते हैं, फिर उससे टर्बाइंस रन करते हैं, स्टीम बनाते हैं, है ना। कहीं पेट्रोलियम से डीजल इंजन चला करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑल दीज आर द वेज जो हमारे पास आज के दौर में जो हम तरीका है, जो एक ब्रॉड लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका वो होता है ना, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इनसे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। देखो विच क्रिएट्स हाई पोल्यूशन, ओके। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा फ्यूल सेल की, वो होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अब देखो फ्यूल सेल क्या होता है, फिर देखो नाम से ये तो ये लग रहा है कि भैया इसमें भी तो फ्यूल यूज़ होता है। यस, फ्यूल यूज़ होता है, तो इनमें फ्यूल यूज़ होता है, ये हमने भी लिखा, पुराने सेल्स जो हमने लिखे, तरीके लिखे। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, ये लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम्स, कोयला वगैरह, ये क्या करते हैं, किसी दूसरी मशीनरी को चलाने के लिए काम में लेते हैं। इनको डायरेक्टली हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी फ्यूल को, जैसे मैथेन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इन फ्यूल गैसेस को अगर आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दें, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। व्हेन फ्यूल्स लाइक H2O2 CH4 gases are directly
converted to electric energy, then it is known as फ्यूल सेल। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, आपको अगर डेफिनेशन में दिक्कत आती है तो आप ये समझिए कि भैया यहाँ पे भी तो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई मशीनरी टरबाइंस चलाने के लिए यूज़ आता है, जो अपन कन्वेंशनल हमारे मेथड्स हैं, है ना, जनरेटर वगैरह, इंजन वगैरह वो सब चलाते हैं, टरबाइंस घुमाते हैं पानी से, हाइड्रोलिक वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो फ्यूल्स हैं इनसे डायरेक्टली हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर दें। कोई मशीन नहीं चला रहे इनसे, हम डायरेक्ट इन्हीं को रिएक्ट करा करके हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर दें। उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, फ्यूल सेल हो गया। ओके, अब देखो द फर्स्ट फ्यूल सेल, ध्यान देना कौन सा था, H2O2 वाला, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फर्स्ट फ्यूल सेल था was used in अपोलो स्पेस मिशन। ठीक है, अपोलो स्पेस मिशन था, जो स्पेस का जो मिशन, नासा का स्पेस मिशन था, बहुत ही अर्लियर टाइम पे, जिसमें ये रॉकेट्स इन्होंने सेंड किए थे। उसमें जो ह्यूमन साइंटिस्ट थे, एरोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, उनको उन्होंने चांद पे भेजा था इस मिशन पे, है ना। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, ये फ्यूल सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल इन लोगों ने काम में लिया था। ठीक है बच्चों, अब देखो क्यों यूज में लिया, इसकी क्या खास बात थी। दिस सेल produce electricity and water both। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन एज ए बाई प्रोडक्ट ये वाटर भी जनरेट कर देता है। तो खास बात यही है इसकी कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये क्या नहीं करता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है, जैसे ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो भैया स्पेस में वो अपने स्पेस क्राफ्ट जो उनका है, जो यान जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पॉल्यूशन हो जाएगा तो गड़बड़ होगी ना, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं करता। दूसरी बात क्या है, उससे उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, तो बड़े बड़े बैटरीज ले जाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। और उसी सेल की रिएक्शन जब वो इलेक्ट्रिसिटी देगा तो उसी से क्या जनरेट होता है, वाटर। हम रिएक्शन देखेंगे उसमें मालूम चलेगा, उससे जनरेट होता है वाटर। तो वाटर को भी वो कंज्यूम कर लेंगे, अलग से उनको वाटर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तीसरी बात इसमें क्या थी स्पेसिफिक, ठीक है, बोथ एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ H2 and O2 आर इजी। जो गैसेस वो लेके जा रहे हैं ना बच्चों, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेस पे उसको ले जाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सेल होता है बच्चों, वो जो सेल है उसकी एफिशिएंसी जो होती है दैट इज 70%। ठीक है ना, जो फ्यूल सेल्स होते हैं, देखिए फ्यूल सेल इज 70% एफिशिएंट। ध्यान देना इस बात पे, कितना 70% एफिशिएंट होता है, ये आपको पूछ ले तो क्या होता है, 70% एफिशिएंट होता है। वेयर एज द थर्मल प्लांट्स आर 40%। अब बच्चों ध्यान देना इस बात से, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो एक एफिशिएंसी वर्ड जो होता है ना, देखो उससे पहले तो आप ये समझिए कि आज यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं है जो क्या कर दे, बिना किसी एनर्जी को कंज्यूम किए ही आपको एनर्जी रिवर्ट में दे दे। समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी सेल से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो उसको पहले आपको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी ही पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आपने पढ़े हैं 11th में, ठीक है, तो वो कोई ना कोई एनर्जी लेगा ही लेगा। इसका मतलब
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो ठीक है, आपका फ्यूल सेल है वो भी कोई ना कोई चीज़ को कंज्यूम करेगा, एनर्जी की फॉर्म को कंज्यूम करेगा। और किसको कंज्यूम कर रहा है? वो फ्यूल्स को कंज्यूम कर रहा है ना बच्चों। कौन से फ्यूल्स को? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पहला हमने फ्यूल सेल यूज़ किया था उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना होता है बच्चों कि कौन, देखो एक मजदूर होता है जो 4 रोटी खाएगा और आपको क्या करेगा, आपको 2 घंटे काम करके देगा, और दूसरा मजदूर है जो 4 रोटी के अंदर ही आपको 8 घंटे काम करके देगा। तो आपको कौन सा मजदूर अच्छा लगेगा? आपको 4 रोटी में 8 घंटे काम करने वाला। इसका मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी हुई? जो कम कंजप्शन में ज़्यादा काम करके दे रहा है, दैट इज द मोर एफिशिएंट। 2 रोटी 4 रोटी 2 घंटे, उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल कम है, ठीक है। ठीक वैसे ही फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी कितनी है? 70%। इसका मतलब जितनी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एनर्जी को लेंगे उसकी 70% आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में दे देंगे। लेकिन जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने क्या किया, वो कोयले से पानी को गर्म करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर टरबाइन घुमाते हैं, वहाँ 60% तो लॉसेस हो जाते हैं। जितनी एनर्जी हम कर क्या रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म से इलेक्ट्रिक में। तो जहां पे थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे आपने अगर 100 किलो जूल एनर्जी को खत्म किया है, यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो केवल आपको 40 किलो जूल एनर्जी ही वापस मिल रही है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी रही उसकी? 40%, ठीक है। तो ये भी एक इसकी अच्छी बात है कि ये सेल्स जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी 70% है, जहां पर दूसरे सेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी 40% ही होती है। तो फ्यूल सेल इज क्वाइट गुड, पॉल्यूशन नहीं है, इसकी फ्यूल्स को, गैसेस को कैरी करना आसान है, एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है ना। तो वाटर भी जनरेट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। चलो देखो इसमें डायग्राम क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेल है। एक तो आपका जो लेड स्टोरेज है वो इंपॉर्टेंट था, लेक्लान से इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स में 3 सेल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इट हैव पोरस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इन विच प्लैटिनम या पैलेडियम आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। क्योंकि बच्चों हमें मालूम है कि ये सेल जो वर्क करेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या करेंगी? आपस में रिएक्ट करेंगी, ठीक है, रिएक्ट करेंगी। अब आप अगर ये देखें कि भैया रिएक्ट करेंगी तो रिएक्शन बड़ी तेज होनी चाहिए, है ना, बड़ी तेज रिएक्शन होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोड्स किसके हैं? कार्बन के। और रिएक्शन तेज होने के लिए हमें क्या चाहिए? हम उसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, वो जो पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं उनसे हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को भी पास करेंगे। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, हियर NaOH इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, ठीक बात है। ये तो हो गया उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको इसके अंदर इसका डायग्राम बना के दे रहा हूं। सी व्हाट द डायग्राम लुक्स लाइक। ठीक है, देखो ये वाले जो हैं यहाँ पे, दीज आर दी पोरस इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं और कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है? कैथोड माइनस, और ये है एनोड, सॉरी कैथोड प्लस माइनस, ये वाला है ना पोरस कैथोड, पोरस एनोड। दोनों ही क्या है? कार्बन इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे से ऑक्सीजन गैस को इनपुट देते हैं और एनोड से हाइड्रोजन गैस को इनपुट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या भरा है? NaOH भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है, किससे? इससे, बल्ब से।
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं बच्चों? एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एनोड से इधर की तरफ चल के कहाँ चले जाएंगे? इधर की तरफ चले जाएंगे। बोलो बच्चों समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और इससे रिएक्शन से ये H2 इन पोर से अंदर घुसेगा, O2 इन पोर से अंदर घुसेगा और यहाँ रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, सेल वर्क करेगा, बल्ब जलेगा और जो इससे वाटर बन रहा है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज द फ्यूल सेल फॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये वो फ्यूल सेल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। होपफुली आपको सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया क्या फ्यूल सेल, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एनोड से क्या आ रहा है? एनोड से क्या आ रहा है? देखो हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। एनोड पे ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? इनटेक हाइड्रोजन गैस H2, ये क्या करेगा? देखो इलेक्ट्रोलाइट से क्या मिलता है हमें? OH माइनस मिलता है, OH माइनस मिल गया और ये क्या कर लेगा? ये क्या कर लेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल कितने जनरेट करेगा? आप इसको लिख दो, यहाँ पे लिख दो 4। आपने 4 OH माइनस ले लिया तो वाटर भी कितने होंगे? 4 होंगे ना। देखो 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन होंगे और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8, तो ये तो 4 ही हाइड्रोजन हुए, तो हम क्या कर दें? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ भी कर देते हैं। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन एटम हो गए ना, तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन लिबरेटेड। और दिस इज द एनोडिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा ना, किसका? ऑक्सीजन का, है ना। उसके साथ क्या आ जाएंगे? 2H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और देखो क्या बना लेगा? ये बना लेगा 2 2 जा 4, है ना, 4 हो गया ना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, ये क्या बना लेगा? 4 OH माइनस बना लेगा, क्योंकि हमें क्या मिले? माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 4, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द वे हाउ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। ये रिएक्शंस कैसे हो रही हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स कंज्यूम किए और ये सब हो गया। देखो कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हम इसकी लिखते हैं, ठीक है। सी कंप्लीट रिएक्शन जो है उसमें देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या है? 2H2, OH भी है, कितने? 4, लेकिन इधर क्या है? 4 OH। इसके लेफ्ट और इसके राइट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका लेफ्ट और इसका राइट सेम नहीं होगा कभी भी। सेम रिएक्शन के लेफ्ट राइट सेम नहीं होंगे। 2 रिएक्शन के लेफ्ट राइट सेम हो सकते हैं तो उनको काट देना है। इसका लेफ्ट और इसका राइट सेम है, ये वाला कट गया, ठीक है। अब इसका लेफ्ट देखो, O2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसके लेफ्ट में 2 है और इसके में 4 है, तो क्या यहाँ पे बचेगा क्या? नहीं ना, लेफ्ट में तो नहीं बचेगा। ये दोनों इसके से कट गया तो यहाँ 2 बचेंगे और ये क्या आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट राइट साइड। राइट साइड में यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इससे कैंसिल हो गए थे, तो कितने बच गए? 2H2O बच गए, प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए थे, 4 OH कैंसिल हो गए। अरे कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। बच्चों आप ध्यान दो इस रिएक्शन पे। दिस इज द फाइनल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही रही है। इसका मतलब 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2, जैसे ही आप इनसे रिएक्ट करवाते हैं, पास करते हैं, तो 2 मोल ऑफ H2O जनरेट होता है वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट, मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल की कितनी होती है? 96500 कूलम्स, तो इंटू 4 कर दो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज जनरेट हो जाएगा इस सेल में। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ बोला कि भैया वाटर जनरेट हुआ और यहाँ वापस से कंज्यूम कर दिया, तो पीने के लिए कहाँ से मिलेगा ये साइड वाला? अरे बच्चों आप ध्यान दो, कितना कंज्यूम हो रहा है? बन कितना रहा है एनोड पे? 4H2O, कंज्यूम कितना हो रहा है? 2H2O, बच गया ना 2H2O, ये वाला पी लेंगे। समझ में आती है क्या बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल सेल। जो आपको जानना चाहिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझा दी हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए और इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर। चलो बच्चों, तो अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो आप सामने देख पा रहे होंगे, विच इज कोरोजन, ठीक है। देखो कोरोजन होता क्या है, आप लोगों ने 10th तक में और इन सब चीज़ों में पढ़ा होगा कि भाई कोरोजन
आयरन का कोरोजन हो जाता है एंड ऑल। ठीक है, तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली, आपको पूछें कि व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इट आउट, तो आप लिखेंगे कि कोरोजन इज नथिंग बट इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल्स। मेटल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका जो ऑक्साइड फॉर्म है उसी को हम कोरोडेड फॉर्म बोलते हैं मेटल का, और कोरोजन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसमें कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोरोजन होता क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर मॉइस्चर भी मेटल की प्रेजेंस, मेटल्स के कांटेक्ट में आता है सरफेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल्स जैसे आयरन हो गया बाहर की तरफ पड़ा है बारिश के समय पे, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है बारिश के समय में, तो शाम को रखा सुबह देखा तो उस पर क्या हो जाता है, एक ब्राउनिश लेयर जनरेट हो जाती है उसकी सरफेस पे, तो वो क्या है, कोरोजन ऑफ दैट, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो कॉपर की बात करते हैं, आपके घर में कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, है ना, उनके ऊपर देखना ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, दैट ग्रीनिश लेयर इज द कोरोजन ऑफ कॉपर। जैसे आप सिल्वर के आइटम्स होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट वगैरह या एल्यूमिनियम के कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर देखेंगे तो कुछ दिनों बाद उनकी जो शाइनी सरफेस होती है वो डल हो जाती है, टार्निशिंग हो जाती है उसकी। इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर क्या हो गई, ऑक्साइड बन गया है। ऑक्साइड ही क्या है, कोरोजन है, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, कॉपर का, आयरन का, ये सब चीज़। ठीक है, अब देखो अपन क्या, अच्छा देखो बच्चों, थोड़ा सा आप अगर इर्द गिर्द देखो तो जो कोरोजन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शंस के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन में मेनली क्या होता है, आयरन यूज़ होता है, तो उसके कोरोजन लगने से, कोरोजन होने से आयरन की लाइफ जो होती है, मेटल्स की लाइफ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उस वजह से क्या होंगे, जैसे बिल्डिंग्स बनाई है हमने, पुल बनाए हैं, कई चीज़ें बनती हैं, तो उसकी लाइफ ख़त्म होने से उनको खतरा हो जाता है, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, पुल की लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेज आर देयर, और कभी कभी तो क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कोरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कोरोजन है उसकी प्रॉब्लम अपने को पकड़नी पड़ेगी कि भैया क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पकड़ में आएगी तो फिर हम क्या कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। वे एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस। तो अब अपन एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल मतलब हम लेते हैं एक कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो द कोरोजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। बच्चों ध्यान देना, केवल आयरन के केस में है ये, आयरन की कोरोजन को रस्टिंग भी बोलते हैं। एंड द ऑक्साइड ऑफ आयरन, जो आयरन था ना आपके पास, उसका ऑक्साइड में कन्वर्जन हो गया, इज नोन एज रस्ट। उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। जो ब्राउन पाउडर बन गया ना बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इट इज जनरली क्या होता है ये, Fe2O3.XH2O। रस्ट का, आयरन की, कोरोडेड आयरन का फॉर्मूला अगर पूछते हैं आपको तो आप बोलेंगे कि ये क्या होता है, जनरली Fe2O3.XH2O, क्योंकि ये क्या है, एक्वस फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, हाइड्रेटेड होता है ये Fe2O3, जो कोरोजन है वो हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, आप उसको हीटअप करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस भी हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं आगे इसके मैकेनिज्म की। देखिए मैकेनिज्म की, कैसे आयरन पे क्या होता है, कोरोजन लगता है। ठीक है, देखो आयरन ब्लॉक, भैया जो भी आपका आयरन का टुकड़ा है, कोई भी सामान है, वो बाहर आपने रखा हुआ है, वो कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज ए ब्लॉक ऑफ मैनी टिनी सेल्स। उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स जनरेट हो जाते हैं। सेल मतलब एनोड कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये होता है सेल का मतलब।
तो अब आप ये बोलेंगे कि भाई इसमें टेनी सेल्स इसमें जनरेट हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ और कैसे मैकेनिज्म होती है। मैं इससे पहले आपके पास एक देखिए डायग्राम मैं इसमें बना देता हूँ। देखिए ये आपका आयरन का ब्लॉक है और ये आयरन की सरफेस थी आपकी इस ब्लॉक की। दिस इज द आयरन ब्लॉक और ये है इसका सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमने कहा कि भैया यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा आयरन का ब्लॉक टूटा फूटा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट एक्ट्स एज अ एनोड। ये वाला सिरा जो है ना, ये जो आयरन ब्लॉक था ना, उसका सेल बना, तो उसमें से एक एंड तो क्या हो गया एनोड, और एक एंड कैसे एक्ट करता है, कैथोड के तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे क्या होगा, आयरन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको मैकेनिक ऐसे इस डायग्राम पे नहीं बता रहा हूँ, क्या होगा यहाँ पे जाकर के मैं रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ। देखो मैकेनिज्म में एनोड पे क्या हुआ, एनोड पर जो आपका आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Fe2+ में कन्वर्ट हो गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन गिवन। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस मेटल के ब्लॉक से चल के कहाँ आएंगे, कैथोड पे आएंगे। और कैथोड पे कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है, एनवायरनमेंट से H+ को कंज्यूम करता है विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बना लेता है, H2O, 2H2O बना लेता है, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हम 4 कर देते हैं। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। कैथोड पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन देख के बताइए बच्चों, हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है -2, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। जरा ध्यान दो, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों, देखो यहाँ से तो Fe आ रहा है, Fe+, इसके लेफ्ट में क्या है O2, 4H+, इधर नहीं था, नहीं तो कैंसिल कर देते, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देंगे बच्चों, इसको लो, ये ऐसे कर लो, ये 4 हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। और इसके राइट में क्या बना, 2 Fe2+, और इसके राइट में क्या बना, 2H2। दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस एंड पे आयरन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में, और इस एंड पे ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो गया ना, वही तो हम रस्टिंग बोल रहे हैं, वही तो कोरोजन बोल रहे हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें समझने की है। समझने की बात ये है कि भैया आपके पास ये जो H+ है वो कहाँ से आया। अभी तक जो सेल्स के अंदर OH- हम बोल रहे थे कि OH- आ गया, तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा था, यहाँ पे ये H+ कहाँ से आया। देखो in environment CO2 reacts with, environment में क्या है, CO2 गैस है, reacts with water, क्योंकि environment में बहुत सारी एनर्जी होती है। जैसे आप स्पार्क्स की बात करते हैं ना, आंधी तूफान में थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो उनके अंदर आप देख सकते हैं कि भैया वो एक एनर्जी का फॉर्मेट है जिसको कंज्यूम किया जाता है, किसके द्वारा, कौन कंज्यूम कर लेता है, काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है एनवायरनमेंट में, जैसे ओजोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी उसी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ये CO2 क्या करता है, वाटर से रिएक्ट कर लेगा एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। देखो CO2 + H2O, H2CO3, इट provides H+ in rusting रिएक्शन। रस्टिंग रिएक्शन में जो H+ है वो कहाँ से आया, इस कार्बोनिक एसिड से आया, जो एनवायरनमेंट में CO2 और H2O के रिएक्शन से होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनली environmental oxygen further oxidizes
Fe2+2, Fe3+ and forms rust. ठीक है, and that rust is Fe2O3.X H2O. ठीक है क्या बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? तो वो क्या करता है, उसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है ना, वो उसको फिर से ऑक्सीडाइज करके क्या बना देती है, एग्जैक्ट Fe2O3 का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, अब सारी बातें हो गई, कारण हमें पता चल गया, तरीका पता चल गया। अब हमें ये बात करनी है कि भैया इसको कैसे रोका कैसे जाए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम ये इनको ख़राब कर रही है, हमें फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए हम क्या करें, कैसे इसको रोका जा सकता है? तो हम प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन ये पढ़ेंगे अब। ठीक है बच्चों, नाउ मैं प्रिवेंशंस को यहाँ से ले रहा हूँ। ये तो आपका कोरोजन कंप्लीट हो गया है, अब मैं कोरोजन को रोकने के तरीकों की बात करता हूँ। ठीक है ना बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, कैसे रोका जाए? आपको एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि भैया आप कैसे इसको रोकोगे, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। तो बच्चों ध्यान दो, आपको जो कारण समझ में आ रहा है ना कोरोजन का, वो ही क्या है, उसका निवारण हो सकता है। कैसे? हम ये कह रहे हैं कि भैया मेटल को आपने मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो उसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी और वो क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। नाउ हमें क्या करना है कि वो जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है, एयर जो है, उसकी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करें, ऑयल से ब्रशिंग कर दें उस मेटल की सरफेस को, है ना। जितने भी हम घर में गेट लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, बक्सा लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं तो उन पे पेंट करवा लेते हैं। ठीक है ना, ग्रीज लगा देते हैं। किसान जो होता है अपने जो भी किसानी करने के जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसके, उनको क्या करता है, बारिश के सीजन में ग्रीज और ऑयल लगा करके बाहर रख देता है, छाया में रख देता है, जिससे क्या होता है, एयर और जो मॉइस्चर है आप रखो कहीं पे, मॉइस्चर तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी तो बढ़ती है तो कांटेक्ट में तो आएगा, अंदर पड़ी पड़ी चीज़ को भी कोरोजन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उस पर प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं। किस चीज़ की? ऑयल हो गया, पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, ताकि एयर मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट ना हो। ठीक है, ए प्रोटेक्टिव layer is made of oil, grease, paints, etc. on the metal surface. So the surface can't come in contact of air and moisture। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा देखो, हमारे पास कई चीज़ें क्या होती हैं, कई चीज़ें बड़ी महंगी महंगी होती हैं। ठीक है ना, और उनके ऊपर ऐसा ऑयल और ये पेंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए, तो उनके लिए क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है स्प्रे कर दीजिए, या फिर क्या करते हैं, उन केमिकल्स में उसको डुबा के रख देते हैं। जैसे आप कैरोसिन में भी डुबा के रख सकते हैं, तो उससे भी क्या नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी। आप कैरोसिन की लेयर कर सकते हैं, डीजल की लेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो ए chemical can be sprayed as bisphenol। ये क्या है, केमिकल है बच्चों, जो क्या करता है, कोरोजन को रोकता है। एक केमिकल कैन बी स्प्रेड ओवर द मेटल सरफेस।
ठीक है। केमिकल जो है बिस्फिनॉल, उसकी हमने क्या कर दी है, स्प्रे कर दिया है उसकी सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे, तो क्या नहीं होगा, उस पर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं, डीजल या केरोसिन ऐसी चीज़ों का भी कवर कर सकते हैं, है ना बच्चों। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कहते हैं कि भैया जैसे बारिश के दिनों में मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो क्या करें, जहाँ भी पानी का स्टॉक हो रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे, हम केरोसिन डाल देते हैं। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि जैसे केरोसिन डालते हैं तो वो जो सरफेस है पानी की, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और उस सरफेस के ऊपर कोई भी बैक्टीरियाज और मॉस्किटोज जनरेट नहीं होते। तो वही चीज़ है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, ऑयल, ग्रीस, पेंट्स और डीजल, केरोसिन ये स्प्रे कर दें, लगा दें, तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। ठीक है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी हो सकता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय electrochemical method. In this method some different metal layers, जैसे जिंक हो गया, है ना, टिन हो गया, एटसेट्रा, आर डन ऑन metal surface which is to be prevented. बच्चों जिस मेटल को बचाना है, प्रिवेंट करना है, उस मेटल के हम क्या कर देते हैं, दूसरे मेटल्स का क्या कर देंगे, उस पर कवरिंग कर देते हैं। ठीक है। जैसे जिंक हो गया, टिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे होते हैं। ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। दिस मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना। दूसरे एक्टिव मेटल की, जिस मेटल को बचाना है, पे सरफेस पे लेयरिंग कर देते हैं, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बच्चों। एग्जाम्पल बताऊं, आपके जीआई का तार बोला जाता है, जीआई के पाइप बोले जाते हैं, जीआई के शीट बोली जाती है। आप लोग देखेंगे बोरवेल के अंदर पानी का पाइप होता है, जीआई का पाइप होता है, उस पर कोरोजन बहुत जल्दी नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये आपको जो 6th चैप्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में और हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, तो क्या होगा, ये जो मेटल्स हैं वो खुद तो क्या हो जाएंगे, कोरोडेड हो जाएंगे, जबकि वो जो मेटल है, आयरन है, वो पाइप, जो आयरन का पाइप है, वो कोरोजन नहीं होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल मेथड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ए सैक्रिफिशियल मेथड, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ना, जिंक, टिन, मैग्नीशियम, ये सब क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, खुद का कोरोजन करवा लेते हैं, और जो पाइप जिसके ऊपर इनकी लेयर है उसको कोरोजन नहीं होने देते। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, गैस की पाइपलाइन होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर 5 साल में उसको चेंज कर सकते नहीं है, वो तो 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल तक वो अंदर दबी हुई रहती है। तो क्या करते हैं, उसको कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा मेटल का, इन मेटल्स का जो सेक्रीफाइस करेंगे उनका टुकड़ा उससे तार से कनेक्ट कर देते हैं। अब वो टिनी सेल जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, जिंक के साथ, टिन के साथ, इनके साथ बनेगा, और जो आयरन का पाइप है वो सेफ पड़ा रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि आप पोटेंशियल देखोगे तो हमें मालूम है आयरन का पोटेंशियल कितना था, -0.44 था ना, Fe2+ और Fe3+ का,
और हमें मालूम है जिंक का कितना होता है, -0.76 होता है। तो कम किसका हुआ, जिंक का हुआ ना, और जिसका कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन का नहीं होगा। दिस इज द सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। ओके बच्चों, तो ये सब क्या है, कोरोजन है। और आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिवेंशन में पूछ सकता है, आयरन के कोरोजन के बारे में पूछ सकता है, या उसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में पूछ सकता है। ओके, सो द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज ओवर नाउ, खत्म हो गया है बच्चों। आपको जल्दी एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स विद दी नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर। आपको नोट्स बनाने होंगे। वी विल टॉक अबाउट द नोट्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल इन द लाइव सेशन आल्सो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच विद द चैप्टर। वी हैड थ्रू लॉट्स ऑफ एंजॉयबल मोमेंट्स इन द चैप्टर एंड हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, आपको समझ में भी आया होगा। प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप उस पर शेयर करेंगे, लाइव सेशन में शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, हम अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।